बैंकों के निजीकरण को लेकर आरबीआई के रिसर्च डिवीजन की तरफ से एक रिसर्च पेपर जारी हुआ, जिसमें सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया में सावधानी बरतने की बात कही गई। इस रिसर्च पेपर के बाद आरबीआई की तरफ से सफाई दी गई कि केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ नहीं है। यानी कि कहा यह गया कि आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, जिससे संकेत ये जाने लगा कि शायद आरबीआई इसके खिलाफ है कि आप निजीकरण ना करें, और जबकि सरकार तो पूरा दम लगा रही है कि किसी तरह बैंकों के निजीकरण हो जाए। ये एक मतभेद उभर के आया। दूसरा मतभेद कौन सा था? वो बात थी यूपीआई से जुड़ी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क लेकर भागीदारों की राय मांगी। अब राय कैसे मांगी? आरबीआई की तरफ से एक डिस्कशन पेपर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि सारे हितधारक, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, सब लोग अपनी अपनी राय दें। इस खबर का संदेश ये गया लोगों के बीच कि यूपीआई के लेन देन पर शायद सरकार कोई शुल्क वसूलने जा रही है। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में वित्त मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क लगाने की योजना नहीं है। भले हाँ, अगर इसकी लागत बढ़ रही है तो किसी दूसरे रास्ते से, बाय अदर मीन, जो वर्ड यूज किया गया था, किसी दूसरे रास्ते से इसकी व्यवस्था की जाएगी। सर, एक एक मुद्दे पर अब आप बताइए कि पहले यूपीआई की बात, रिजर्व बैंक यूपीआई पर चाहता क्या है और सरकार ने इसका खंडन क्यों कर दिया फिर? हाँ, ये हमें पूरी प्रक्रिया समझनी होगी, क्योंकि ये हिस्सा काफ़ी तरह से पिछले 2-3 दिनों में विवाद पे रहा। हमने इस पर मनी सेंट्रल में पिछले सप्ताह ही चर्चा की थी जब ये डिस्कशन पेपर आया था। रिजर्व बैंक पर सारे बैंकों का इस बात के लिए दबाव है कि यूपीआई जैसी सर्विस जो फ्री पेमेंट सिस्टम के तौर पर चलाई जाती है, इस पर किसी तरीके का शुल्क लगाया जाए। आमतौर पर केंद्रीय बैंक ऐसे कोई फैसले करने के लिए शुभ हमें एक स्थापित प्रक्रिया अपनाते हैं। वो स्थापित प्रक्रिया रिजर्व बैंक ने प्रस्तुत की। रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम्स और इनके चार्जेस के ऊपर पिछले साल दिसंबर में देश को ये बताया था कि वो इसको रेगुलेट करने और इसके चार्जेस को ठीक करने के लिए एक डिस्कशन पेपर लेकर आएगा। सरकार ने तब उस पर कुछ नहीं बोला। वो डिस्कशन पेपर रिजर्व बैंक ने प्रस्तुत किया है। करीब 14 अलग अलग खंड का डिस्कशन पेपर है, जिसमें 14वें हिस्से में क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। रिजर्व बैंक ने इस डिस्कशन पेपर से सारे स्टेक होल्डर्स, यानी बैंकर्स, कंज्यूमर्स और जो भी लोग हैं, उनसे एक राय मांगी और ये कहा कि हमें बताया जाए कि यूपीआई के ऊपर कोई पैसा लगना चाहिए चार्ज कि नहीं लगना चाहिए, एनईएफटी और बाकी सारी चीज़ों पर कोई चार्ज लगाया जाए कि नहीं लगाया जाए। रिजर्व बैंक की ये प्रक्रिया इस तरह से चर्चा में चली। अक्टूबर तक हमें इस पर रिजर्व बैंक के पास इस पर जवाब आने वाले थे। इसके बाद सरकार की तरफ से कल एक प्रतिक्रिया आई और सरकार ने उस प्रतिक्रिया में 2 बातें कही। एक ये कहा कि यूपीआई पे कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, पर उसने रिजर्व बैंक के इस पेपर को परोक्ष रूप से, जो इस डिस्कशन पेपर की अवधारणा थी, उसे स्वीकार किया कि किसी दूसरे रास्ते से इसका खर्चा जुटाया जाएगा। रिजर्व बैंक ने यही प्रोसेस शुरू किया था, क्योंकि रिजर्व बैंक पर बैंकों का बड़ा दबाव है कि ये प्रक्रिया इतने दिनों से चल रही है और कोई मुफ्त सेवा बैंक क्यों देगा, इसे उठाने की इसका खर्च कोई ना कोई उठाएगा। इसमें पेमेंट सिस्टम की ओनरशिप को लेकर चर्चा शुरू की गई है। अलग अलग तरीके के जो पेमेंट सिस्टम्स हैं उन पर बात की गई, रेगुलेटरी सिस्टम पर बात की गई है, इंटरमीडियरीज की भूमिकाओं पर बात की गई है। बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पेपर है, रिजर्व बैंक का डिस्कशन पेपर है, जो खासतौर से जो अर्थव्यवस्था को करीब से समझते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ 2 बड़ी दुविधाएं हैं जिसके बाद हमें लगता है कि रिजर्व बैंक और सरकार के बीच असहमति है, जिस पर शुभम ने शुरुआत में कहा। असहमति यह है कि रिजर्व बैंक एक प्रोसेस के तहत यूपीआई को किसी न किसी चार्ज के दायरे में लाना चाहता है। अब सरकार ने कल अगर यह कहा कि इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो उसके सामने 2 ही विकल्प हो सकते हैं। या तो रिजर्व बैंक किसी दूसरी सर्विस पर चार्ज बढ़ाए। अगर वो यूपीआई फ्री रखना चाहता है तो एटीएम का पैसा बढ़ाएंगे बैंक। अगर वो यूपीआई फ्री रखना चाहता है तो आईएमपीएस, एनईएफटी, जो बाकी बैंकिंग सर्विसेज हैं, उन पर चार्ज लगाएंगे। ये बात तो सरकार ने अपने ट्वीट में माना कि किसी दूसरे रास्ते से निकाला जाएगा। तो दूसरा रास्ता तो वही होगा कि अगर आप एक बैंकिंग सर्विस फ्री ले रहे हैं तो दूसरी बैंकिंग सर्विस के लिए कहीं ना कहीं पैसा बढ़ाया जाए। या दूसरा विकल्प यह है कि क्या सरकार बैंकों को इसकी कॉस्ट सब्सिडाइज करेगी, क्या सरकार बैंकों को इसका पैसा देगी? ये सवाल है और ये सारे सवाल चर्चा में होने चाहिए, क्योंकि रिजर्व बैंक ने इस पर चर्चा आमंत्रित की है। तो हम इन चर्चाओं को और ज़्यादा आगे बढ़ाकर लोगों की प्रतिक्रियाएं आमंत्रित करते हैं कि लोग इस पर चर्चा करें कि या तो फिर सरकार इन बैंकों को सब्सिडी देगी अगर उनको नुकसान हो रहा है। अब यहाँ एक और दिलचस्प चीज़ है जो बात अभी समझ में नहीं आ रही इस पूरी बहस के बीच शुभम, वो ये है कि सरकार सरकारी बैंकों को तो चार्ज लगाने से रोक लेगी, पर प्राइवेट बैंकों को कैसे लगाएगी? अभी यूपीआई की सुविधा सारे बैंक एक
सामान फ्री दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स क्या इस सुविधा को फ्री देंगे? और अगर इस सुविधा को हमको प्राइवेट बैंक फ्री नहीं देते और कोई चार्ज लगाएंगे तो फिर सरकारी बैंकों को भी चार्ज लगाना पड़ेगा। ये दुविधा केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच में मतभेद हमें दिखता है। ये मतभेद नहीं होता अगर ये डिस्कशन पेपर नहीं लाया जाता, एक चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार को अब इस पूरी चीज पर आरबीआई के साथ बैठकर स्पष्टता लानी चाहिए कि अगर यूपीआई फ्री रहेगी तो कौन सी चीज महंगी होगी, या फिर कोई भी चीज नहीं महंगी हो, यूपीआई फ्री रहेगी तो बैंकों पर के बैलेंस शीट पर या बैंक इसको लंबे समय तक फ्री चलाने के लिए तैयार होंगे। तो हम यहां खड़े हुए हैं जहां एक महत्वपूर्ण पेमेंट सिस्टम को लेकर केंद्र और भारत के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल बैंक के बीच में हमें कुछ प्रक्रिया में बड़ी असहमति दिखती है। सर, दूसरा मुद्दा, बैंकों के निजीकरण को धीमा करने का अपना सुझाव आरबीआई का, फिर उसी से खुद पीछे हट गई। ये बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। रिजर्व बैंक का पर्चा आया, उस रिजर्व बैंक का एक अध्ययन पत्र आया। उस अध्ययन पत्र में प्राइवेटाइजेशन पर टिप्पणी की गई। मैं बताता हूँ क्या टिप्पणी की गई थी और रिजर्व बैंक ने ऐसा क्यों कहा। अब यहाँ अभी उसके तत्काल बाद रिजर्व बैंक को एक खंडन जारी करना पड़ा। उस पर रिजर्व बैंक ने 19 अगस्त को एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और उसमें ये कहा कि ये जो पेपर है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड अल्टरनेटिव अप्रोच, ये जो आरबीआई के बुलेटिन में है, ये ऑथर्ड रिसर्च है आरबीआई का, ये आरबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं। और रिजर्व बैंक हमेशा जब भी विवाद होता है तो इस तरीके के स्पष्टीकरण जारी करके इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देता है। अब यहां से भारत में सरकारी बैंकों के निजीकरण की बहस एक दूसरे दौर में प्रवेश करती है और जिसे हमारे लिए समझना जरूरी है। सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं ऐसा कभी कहा कि वो बिग बैंग प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना चाहती है, यानी बैंकों के बहुत बड़े या एक तरफा प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना चाहती है, लेकिन नीति आयोग की तरफ से बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया का प्रयास चल रहा है। अलग अलग समय पर बजटों ने बैंकों को प्राइवेटाइज करने के संकेत दिए हैं। कई बार कई उत्साही सरकारी अधिकारियों की भी प्रतिक्रिया आई कि कुछ को छोड़ के सारे बैंक भारत में प्राइवेटाइज हो जाने चाहिए। रिजर्व बैंक की ये चिंता या रिजर्व बैंक का ये पुनर्विचार का आग्रह इसी से निकला है। रिजर्व बैंक ने अपनी इस पेपर में लास्ट में 3-4 महत्वपूर्ण बातें कही और ऐसा उन्होंने क्यों कहा रिजर्व बैंक ने, इसमें हम उस पर आगे आएंगे। रिजर्व बैंक का तर्क क्या है? रिजर्व बैंक ने यह कहा कि कन्वेंशनल विजडम हमारी ये है, पारंपरिक रूप से हमें समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है, निजीकरण सभी बीमारियों का रामबाण इलाज है। हमें लगता है कि बैंकों के मामले में थोड़ा न्यूआंस्ड अप्रोच या थोड़ा ग्रेजुअल अप्रोच हमें लेना चाहिए, क्रमशः इस पर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने इस पेपर में कही कि इस हाल के दिनों में जो बैंकों का कंसोलिडेशन हुआ है, जो मर्जर हुआ है बैंकिंग सेक्टर में, इसने भारत को में रोबस्ट और कॉम्पिटिटिव सरकारी बैंक्स बनाने में मदद की है। ये दूसरा निष्कर्ष है इस पेपर का, जो सरकार की पॉलिसी के साथ है। और तीसरा एक बात महत्वपूर्ण, जहां से पूरी बात शुरू हुई, जो रिजर्व बैंक की टिप्पणी थी कि ए बिग बैंग अप्रोच ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ दीज बैंक्स मे डू मोर हार्म देन गुड। ये बात रिजर्व बैंक ने कही तो नुकसान इसका ज्यादा हो सकता है। अब इसके बाद सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, पर रिजर्व बैंक से किसी ने कहा, तभी रिजर्व बैंक ने इस पेपर के तुरंत बाद इस पर अपना खंडन जारी किया। रिजर्व बैंक का शुभम तर्क यहाँ पर वही है पुराना, मतलब बैंकिंग को लेकर जो सरकार के या बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इनके तर्कों की प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव पिछले दिनों में नहीं आया। रिजर्व बैंक का ये पेपर कहता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स का रोल काउंटर साइक्लिकल है। जब मंदी आती है तो वो सस्ते कर्ज दे के प्रमोट करते हैं। निजी बैंकों से इतना काम नहीं कराया जा सकता, उन्हें इस बात के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। उनकी जो सोशल सेक्टर की इंपॉर्टेंस है वो महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखते हुए इनके प्राइवेटाइजेशन पे थोड़ा धीमे धीमे आगे बढ़ा जाना चाहिए। लंबा पेपर है, कई सारी चीज़ों के साथ है। पहली बार इस पेपर में जो महत्वपूर्ण बात है कि रिजर्व बैंक ने सरकारी बैंकों की इफिशियंसी बढ़ने को लेकर डिफेंड किया और ये कहा है कि भारत के सरकारी बैंकों की दक्षता और सक्षमता में बढ़ोतरी हुई है, उनके कामकाज बेहतर हुए हैं। रिजर्व बैंक ने इस पेपर में ये भी कहा है एक और जो महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने इसमें कही है वो ये कि भारत के बैंकों में मार्केट का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। सरकारी बैंकों में जो निवेशक हैं, जो बाजार हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। भारत के बैंकों ने बैंक्स ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए भारत, इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 2021-22 के दौरान पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 29 बैंकों ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए उठाए हैं। स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी जगह प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा उठाया। तो रिजर्व बैंक ने पूरा केस, ये पूरा तर्क श्रृंखला
पेपर में रखने की कोशिश की थी कि अगर सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा धीमा रखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई हानि नहीं होगी, बल्कि नुकसान कम होगा। सरकार ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन अगर इसे वापस लिया गया और इस पर स्पष्टीकरण दिया गया तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि सरकार ये नहीं चाहती थी कि रिजर्व बैंक खुलकर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर इस तरह से स्पष्ट रूप से मोर्चा बनाकर बचाव करे। अब हमें इस मामले में वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान का, जवाब का इंतजार रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन पर, बैंकों के प्राइवेटाइजेशन पर सरकार स्पष्ट रूप से सोचती क्या है, उसका नजरिया क्या है। सर, आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ मतभेद ब्याज दरों को लेकर, महंगाई को लेकर भी है? खुलकर तो नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स को पढ़ें, सरकार की तरफ से आने वाली रिपोर्ट और रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाली रिपोर्ट पर पढ़ें, तो पंक्तियों के मध्य आपको असहमति दिखती। शुभम, देखिए, कोई भी हॉकिश सेंट्रल बैंक किसी भी सरकार को पसंद नहीं आता। कोई भी ऐसा सेंट्रल बैंक जो ब्याज दरें बढ़ाए, कर्ज महंगा करे, वो ग्रोथ की पूरी स्ट्रेटजी, किसी भी सरकार की ग्रोथ स्ट्रेटजी के खिलाफ होता है। तो चाहे वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व हो या वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो या बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, जब भी वो ब्याज दरें बढ़ाना शुरू करता है तो वो ट्रेजरी के या वित्त मंत्रालय के लिए से उसकी असहमति जाहिर होती। हमने इस असहमति में खुली असहमतियों का इतिहास देखा है, रघुराम राजन वर्सेस वित्त मंत्रालय, हमने पुराने झगड़े देखे हुए हैं। तो अब अगर आप सरकार की तरफ से जो बयान या रिपोर्ट आते हैं उन्हें देखें तो सरकार की तरफ से कहा जाता नहीं, महंगाई कम हो रही है, नियंत्रण में आ रही है, चीजें बेहतर आ रही। पर अभी हमने एमपीसी की कमेटी के मिनट्स पर चर्चा की, जिसमें रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि महंगाई अभी नहीं कम हुई है, अभी महंगाई में और आगे बढ़ने की संभावना है। सरकारें हमेशा चाहती हैं सस्ता कर्ज रहे, लोगों को सस्ता क्रेडिट मिले। बैंकर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो इन्फ्लेशन को रोकने की कोशिश करें, महंगाई पर हॉकिश रहें। तो वो चीज कहीं ना कहीं और भी अभी खुलकर उस पर असहमतियां नहीं आई हैं, पर बीमारी के इलाज को लेकर ये असहमतियां भी आने वाले समय में मुखर हो सकती हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक बहुत एग्रेसिवली ब्याज दरों में बढ़ोतरी करना चाहता है और जिसका असर हमें चाहे ना चाहे भारत की आर्थिक विकास दर पर अगली 2 छमाही में जरूर दिखाई देगा।